तो आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं रिसिप्ट से। अब रिसिप्ट क्या होता है? तो रिसिप्ट का नाम जनरली बोल दूँ तो उसको इनकम भी मैं बोल सकता हूँ। तो लिखा है व्हेन मनी इज रिसीव्ड ड्यू टू कॉन्सिक्वेंस ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स इट इज नोन एज अ रिसिप्ट। मीन्स आप जब भी दो पर्सन के बीच कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन परफॉर्म होता है और वो ट्रांजेक्शन परफॉर्म होने की वजह से अगर आपको कैश मिल रहा है, मनी रिसीव हो रहा है, सो दैट ट्रांजेक्शन नोन एज अ रिसिप्ट ट्रांजेक्शन। क्लियर? अगर आप लोग कोई भी ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर रहे हैं और उसके बदले में अगर आप कैश रिसीव कर रहे हो या मनी रिसीव कर रहे हो, देन इट इज नोन एज अ रिसिप्ट। लिखा है व्हेन मनी इज रिसीव्ड ड्यू टू कॉन्सिक्वेंस ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन इट इज नोन एज अ रिसिप्ट। डन, दैट इज अवर डिफाइंड। नाउ एग्जाम्पल देखते हैं। रिसिप्ट ऑफ द सेल इन द बिजनेस। जब भी आप बिजनेस करते हो तो बिजनेस में जो भी गुड्स होता है उसको आप क्या करते हो? सेल करते हो। अगर सेल करते हो तो उसके बदले में क्या मिलता है अपने को? रुपीज, मनी। सो दैट इज अ एग्जाम्पल ऑफ द रिसिप्ट। सेकेंड, रिसिप्ट ऑफ द कमीशन। तो आपको पता होगा कि जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां होती है वो अपने सेल्समैन को एक टारगेट देती है और वो टारगेट अचीव कर ले तो उनको एक्स्ट्रा रुपीज देती है। सो दैट इज कंसिडर एज अ कमीशन। क्लियर? और फॉर द सेल्समैन दैट कमीशन इज अ एडिशनल इनकम, एडिशनल रिसिप्ट। क्लियर? सो दैट इज अ रिसिप्ट ऑफ द कमीशन। एंड उसके बाद रिसिप्ट ऑफ डिविडेंड। अब ये डिविडेंड क्या होता है? तो जनरली जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां होती है और बड़ी कंपनी में जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो दैट अमाउंट इज नोन एज अ शेयर, और शेयर पे जो भी रुपीज मिलते हैं दैट इज कंसिडर एज अ डिविडेंड। क्लियर? वापिस से देर इज अ थ्री एग्जाम्पल। फर्स्ट ऑफ ऑल रिसिप्ट ऑफ द सेल, सेकेंड रिसिप्ट ऑफ कमीशन, एंड थर्ड रिसिप्ट ऑफ अ डिविडेंड। क्लियर? अब उसके टाइप की बात करते हैं तो उसके कितने टाइप है? दो टाइप। कौन से दो टाइप? तो सबसे पहले कैपिटल रिसिप्ट एंड देन अ रेवेन्यू रिसिप्ट। क्लियर? अगेन देर इज अ टू टाइप ऑफ रिसिप्ट। फर्स्ट कैपिटल रिसिप्ट एंड सेकेंड रेवेन्यू रिसिप्ट। वापिस से पूरा रिवाइज कर देते हैं। when money is received due to consequence of the business transaction it is known as a receipt. Example: receipt of the sale in the business, receipt of commission, receipt of a dividend. अब उसके टाइप की बात करते हैं तो देयर इज अ टू टाइप। फर्स्ट कैपिटल रिसिप्ट एंड देन रेवेन्यू रिसिप्ट। तो अब बात करते हैं कैपिटल रिसिप्ट। सो व्हाट इज कैपिटल रिसिप्ट? तो लिखा है दोज रिसिप्ट विच इज नॉट रिसीव्ड ऑन रेगुलरली बेसिस देन इट इज नोन एज अ कैपिटल रिसिप्ट। मीन्स ऐसी कोई इनकम जो आपको रेगुलरली नहीं मिलती, मीन्स 4-5 साल में एक बार इनकम अर्न होती है, सो दैट इनकम, दैट रिसिप्ट इज कंसिडर एज अ कैपिटल रिसिप्ट। वापिस से डिफाइन बहुत इजी है। दोज रिसिप्ट which is not received on regularly basis then it is known as a capital receipt. Clear? अब उसके एग्जांपल देखते हैं। तो सेल ऑफ असेट्स। तो जब भी आप बिजनेस के नाम पे कोई भी असेट परचेस करते हो तो उसको 1 साल के अंदर बेचते हो? नहीं, आप बोलोगे सर उसको 3-4 साल तो मैं यूज करूंगा और आफ्टर देन आई हैव टू सेल। क्यों? क्योंकि उसका तुमने जो भी क्रीम मटेरियल होता है वो आपने यूज कर लिया, फिर आपको उतना अच्छा बेनिफिट देने वाली नहीं है, तो आप 4-5 साल के बाद क्या करते हो? बेच देते हो। सिंपली बोल रहा हूँ, अपना फ्लैट होता है तो फ्लैट में क्या करते हैं? अपने 4-5 साल के लिए रहने देते हैं, उसके बाद बेचते हैं। क्लियर? सो दैट इज अ सेल ऑफ असेट्स। एंड सेकेंड रिसिप्ट इज ऑब्टेन्ड बाय इशूइंग डिबेंचर। अब ये कॉन्सेप्ट आपको समझना बहुत जरूरी है। ये कॉन्सेप्ट आपका 12th का है पर अभी मैं डिटेल्स में थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। डिबेंचर्स। तो डिबेंचर इज अ लायबिलिटी फॉर द कंपनी। डिबेंचर इज अ लायबिलिटी फॉर द कंपनी। अब ये क्या होता है डिबेंचर? तो सिंपली पहले अपने लोगों की बात करते हैं। अगर अपने लोगों को पैसे की रिक्वायरमेंट होती है तो अपने बैंक के पास से लोन लेते हैं। अदरवाइज अपना कोई फ्रेंड होता है उसके पास से पैसा ले लेते हैं। अदरवाइज कोई रिलेटिव होता है उसके पास से पैसा ले लेते हैं। बट ये तो कंपनी है और कंपनी तो क्या बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए, उनको पैसे की रिक्वायरमेंट भी बहुत लार्ज स्केल पे होती है। तो एट दैट टाइम क्या करते हैं? वो एक डिबेंचर इशू करते हैं
उसमें क्या करते हैं कि अपने जैसी जो नॉर्मल पब्लिक है जिसके पास एडिशनल पैसा पड़ा है वो कंपनी को एज अ लोन जो भी पैसा देती है दैट नोन एज अ डिबेंचर। क्लियर, डन। वापिस से रिपीट कर रहा हूं, कैपिटल रिसिप्ट दोज रिसिप्ट which is not received on the regularly basis then it is known as a capital receipt। दो ही एग्जांपल है, सेल ऑफ असेट्स एंड रिसिप्ट इज ऑब्टेन्ड बाय इशूइंग डिबेंचर्स। उसके बाद सेकंड रेवेन्यू रिसिप्ट। तब ये रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है, तो ऊपर की डेफिनेशन इज नॉट की जगह सिर्फ इज लगा दो, तो लिखा है दोज रिसिप्ट विच इज रिसीव्ड ऑन द रेगुलरली बेसिस देन इट इज नोन एज अ कैपिटल रिसिप्ट। मीन्स ऐसी कोई इनकम या ऐसी कोई रिसिप्ट जो अपने को रेगुलरली मिलती है देन इट इज ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू रिसिप्ट। उसमें बोला है रिसिप्ट ऑफ द सेल्स। अपने कोई भी बिजनेस करते हैं तो डे टू डे सेल्स करते हैं, सेल्स का ट्रांजेक्शन करने की वजह से मेरे को डे टू डे कुछ ना कुछ पैसा मिलता है, सो दैट इज द रिसिप्ट ऑफ द सेल्स। इनकम ऑफ द कमीशन, सेल्समैन के अकॉर्डिंग सोचो, सेल्समैन को क्या होता है, उसकी कंपनी ने एक टारगेट दे दिया होता है, वो टारगेट अचीव करते ही उसको एक एडिशनल पैसा मिलता है, सो दैट इज द इनकम ऑफ कमीशन। एंड एज वी नो कि जो भी टारगेट होता है वो टारगेट एवरी मंथ होता है। क्लियर। और लास्ट इनकम ऑफ इंटरेस्ट, तो सिंपली बोल दूँ आपके पास एडिशनल पैसा होता है तो आप उसको बैंक में रख देते हो एज अ सेविंग अकाउंट या एफडी, तो उसमें क्या होता है आपको एवरी मंथ या एवरी ईयर या एवरी क्वार्टर पे आपको कुछ ना कुछ पैसा बैंक से मिलता है और वो भी रेगुलरली मिलता है, सो दैट इज अ रेवेन्यू रिसिप्ट। क्लियर। वापिस से रिपीट कर रहा हूँ, दोज रिसिप्ट which is received on the regularly basis then it is known as a revenue receipt। एग्जाम्पल में क्या है, तो रिसिप्ट ऑफ द सेल्स, इनकम ऑफ कमीशन एंड इनकम ऑफ इंटरेस्ट। तो बच्चों अभी तक आपने देखा रिसिप्ट एंड उसके टाइप देखा, अब उसके जैसा ये पेमेंट डेफिनेशन सेम की सेम है, उसमें इज रिसिव्ड लिखा था, इसमें इज पेड लिखना है, बाकी सेम टू सेम डेफिनेशन, कोई भी वर्ड में चेंज है नहीं। तो देखते हैं, व्हेन मनी इज पेड ड्यू टू कॉन्सिक्वेंस ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स इट इज नोन एज अ पेमेंट। मीन्स इसमें जब भी दो पर्सन के बीच जो कोई भी ट्रांजेक्शन होता है उसके वजह से कोई एक बंदे को पैसा पे करना होता है और जो बंदा पैसा पे करता है उसके लिए हो जाएगा पेमेंट। क्लियर। एग्जाम्पल, एक मेडिसिन की शॉप है जिसमें मिहिर नाम का बंदा मेडिसिन लेना जाता है। क्लियर। तो हियर मिहिर को मेडिसिन परचेस करने के लिए उसको कुछ ना कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा, सो फॉर द मिहिर दैट इज कंसिडर एज अ पेमेंट, while for the owner of the medicine shop is considered as a receipt। क्लियर। क्योंकि owner of the medicine shop is receiving amount from the Mihir, so for him that is a receipt। और मिहिर पैसा पे कर रहा है, फॉर हिम दैट इज अ पेमेंट। क्लियर। अब एग्जांपल देखते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, अपने पता है कि जो भी बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में इलेक्ट्रिसिटी मीन्स लाइट करते हैं, पंखा रखते हैं, तो उसको चलाने के लिए जो भी बिल आता है उसको वो एवरी मंथ पे करना पड़ता है, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस मीन्स चाय कॉफ़ी होती है उसका एक्सपेंसेस, क्योंकि बिजनेस होता है तो उसमें तो बहुत सारे लोग आते हैं, जो भी पर्सन आता है उसको चाय ऑफर करनी पड़ती है, टी ऑफर करनी पड़ती है। क्लियर। उसके बाद सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, तो मेरे बिजनेस में जो भी एम्प्लॉय काम करे उनको एवरी मंथ क्या करना पड़ता है, सैलरी पे करना होता है, सो दैट इज ऑल्सो पेमेंट। क्लियर। 3 एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस, सैलरी ऑफ एम्प्लॉय। अब जैसे रिसिप्ट के 2 टाइप थे वैसे ही पेमेंट के भी 2 टाइप है। कौन से 2 टाइप, तो लिखा है 2 टाइप्स ऑफ पेमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड सेकेंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर, डन। वापस से रिपीट कर रहा हूँ, व्हेन मनी इज पेड ड्यू टू कॉन्सिक्वेंस ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन इट इज नोन एज अ पेमेंट। 3 एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस, सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय। और 2 टाइप है, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो अब बात करते हैं टाइप ऑफ द पेमेंट्स। सो अपने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ चुके हैं कि 2 टाइप ऑफ पेमेंट, सबसे पहले कैपिटल एक्सपेंसेस एंड सेकेंड रेवेन्यू एक्सपेंसेस।
तो अब कैपिटल एक्सपेंस क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो लिखा है दोज एक्सपेंसेस विच इज नॉट पेड ऑन द रेगुलरली बेसिस देन इट इज नोन एज अ कैपिटल एक्सपेंसेस। मीन्स ऐसे एक्सपेंस जो आप रेगुलरली बेसिस पे पे नहीं करते, देन इट इज नोन एज अ कैपिटल एक्सपेंसेस। क्लियर। तो अब ये कैपिटल एक्सपेंसेस का एग्जाम्पल क्या है, तो उसके बारे में मैंने लिखा है परचेस ऑफ द असेट्स। तो कोई भी बिजनेसमैन होगा वो क्या करेगा कि 3-4 साल का जो भी प्रॉफिट होगा वो एक बार इकट्ठा करेगा, एक्यूमुलेट करेगा, और आफ्टर दी 4 और 5 ईयर्स जो भी पैसा उसने इकट्ठा किया है उसमें से एक असेट परचेस करेगा। तो ये जो परचेस ऑफ असेट्स का जो काम है वो रेगुलरली होता नहीं है, एवरी 4 या 5 ईयर पे वो काम रिपीट होता है ना। क्लियर। सो दैट इज अ एग्जाम्पल ऑफ द कैपिटल एक्सपेंसेस। सेकेंड, रिडम्पशन ऑफ द डिबेंचर। अब ये रिडम्पशन ऑफ द डिबेंचर क्या होता है, तो बच्चों मैंने आगे समझा दिया आपको कि जब भी कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट होती है तो वो पब्लिक के पास से जो भी पैसा बोरो करती है दैट इज नोन एज अ डिबेंचर। अब कंपनी ने पब्लिक के पास से पैसा लिया है तो कंपनी को वो पैसा रिटर्न भी करना पड़ेगा। तो कंपनी वो पैसा कब रिटर्न करेगी, तो जब उसके पास बहुत सारा प्रॉफिट हो गया होगा। क्लियर। और दूसरी बात, कंपनी ने पब्लिक के पास से जो भी पैसा लिया है वो वन टाइम लिया है तो उसका पेमेंट भी कितनी बार करना पड़ेगा, वन टाइम। कितने साल में, जब जब कंपनी रिसेशन के टाइम में चली जाएगी तब। और ऐसा तो नहीं है कि एवरी ईयर रिसेशन आता है, 4-5 साल में एक बार रिसेशन आता है। क्लियर। तो जब भी वो बूम की पोजीशन, बूम मीन्स तेजी की पोजीशन में है, तब वो क्या करेगी कि बहुत सारा प्रॉफिट इकट्ठा करेगी और उसमें से पैसा रिटर्न कर देगी। रिटर्निंग अमाउंट टू द पब्लिक दैट इज नोन एज अ रिडम्पशन ऑफ द डिबेंचर्स। क्लियर। डन। वापिस से रिपीट कराऊं, दोज एक्सपेंसेस which is not paid on the regularly basis then it is known as a capital expenses. नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, तो दो ही एग्जाम्पल है, परचेज ऑफ असेट्स एंड रिडम्पशन ऑफ द डिबेंचर। अब उसके बाद बात करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंसेस। एक टाइप पढ़ चुके, अब दूसरा टाइप है रेवेन्यू एक्सपेंसेस। तो अब ये रेवेन्यू एक्सपेंसेस क्या है, तो लिखा है दोज एक्सपेंसेस विच इज पेड ऑन द रेगुलरली बेसिस देन इट इज नोन एज अ रेवेन्यू एक्सपेंसेस। मीन्स ऐसे एक्सपेंस जो आप रेगुलरली पे करते हो। क्लियर। तो इसमें लिखा है एग्जाम्पल टेलीफोन्स एक्सपेंसेस। बेटा आप लोग हर एक लोग मोबाइल यूज करते हो तो एवरी 3 मंथ पे क्या करते हो, जियो का रिचार्ज करवाते हो। सो दैट इज अ फ्लक्चुएटिंग रिपीटिंग ट्रांजैक्शन। क्लियर। तो वैसे कोई बिजनेसमैन है तो अपने बिजनेस में एक टेलीफोन रखता है और वो टेलीफोन का बिल एवरी मंथ आपको पे करना पड़ता है। क्लियर। आप ये जो भी अमाउंट है वो एवरी मंथ पे करते हो, मीन्स रेगुलरली पे करते हो। दैट्स वाई टेलीफोन्स एक्सपेंसेस इज कंसिडर एज अ रेवेन्यू एक्सपेंसेस। उसके बाद वेजिस। अब ये वेजिस क्या होता है, तो जब भी अपने कोई प्रोडक्शन यूनिट चला रहे हैं तो उसमें जो भी वर्कर या जो भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनको डे टू डे अपने को अमाउंट पे करना पड़ता है एंड दैट अमाउंट नोन एज अ वेजिस। तो ये वेजिस का अमाउंट भी अपने को रेगुलरली पे करना पड़ता है। इसका ही दूसरा एग्जाम्पल दूँ तो अपने घर का रिनोवेशन करवा रहे होते तो अपने घर में जो भी वो एम्प्लॉयज़ काम करते, जो भी वर्कर्स काम करते, वो क्या करते, सुबह 9 से लेकर शाम के 6 बजे तक काम करते हैं। बट जैसे ही 6 बजेंगे उनको क्या करना पड़ेगा, पैसा पे करना पड़ेगा, दैट इज नोन एज अ वेजिस। तो ये भी तुम्हारा रेगुलरली एक्सपेंस है। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। तो आपको एवरी ईयर या एवरी 2 और 3 मंथ में आपको एडवर्टाइजमेंट करते ही रहना पड़ता है। क्लियर। डन। तो वो भी तुम्हारा रेगुलर एक्सपेंस है। सो अब कंप्लीट हो गया तुम्हारा रिसिप्ट एंड एक्सपेंसेस। रेवेन्यू एक्सपेंस वापस से रिपीट कर रहा हूं, दोज एक्सपेंसेस विच इज पेड ऑन द रेगुलरली बेसिस देन इट इज नोन एज अ रेवेन्यू एक्सपेंसेस। उसके बाद एग्जांपल दिया है मैंने टेलीफोन्स एक्सपेंसेस, वेजिस एंड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। उसके बाद एक अच्छा सा एग्जांपल दूं तो आपकी स्कूल की फीस। स्कूल की फीस को क्या होता है, हर एक महीने पे करना पड़ता है जब तक आप स्कूल में पढ़ते हो तब तक। So that is also considered as a revenue expenses for you, not for the business. Clear? Done. उसके बाद का मोस्ट आईएमपी टॉपिक है डेप्टर्स। अब इसको दो प्रोनाउंसिएशन होते हैं, डेप्टर्स भी बोलते हैं या डेटर्स भी बोल सकते हो आप। क्लियर। आपको जो अच्छा लगे वो बोल सकते हो। अब उसका मीनिंग क्या होगा तो मैं सिंपली बता दे रहा हूं आपको। जिसके पास से मेरे को पैसा लेना होगा, तो जो बंदे के पास से मैं पैसा लेना है ना,
वो बंदा मेरे लिए डेप्टर्स है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ। क्लियर? इसकी डिफाइन में आपको ज्यादा पता चलेगा। व्हेन अ बिजनेसमैन सेल्स गुड्स ऑन द क्रेडिट टू हिज ओन कस्टमर्स, मीन्स क्या होता है, जो भी बिजनेसमैन होता है वो अपने रेगुलर कस्टमर को क्या करता है, अगर क्रेडिट सेल्स करता है, देन दोज कस्टमर्स आर कॉल्ड एज अ डेप्टर्स। तो जिस कस्टमर को आपने क्रेडिट सेल्स किया है तो वो कस्टमर आपके लिए बन जाएगा डेप्टर्स। अब ये डेप्टर्स क्यों बनेगा? तो मैं ऐसा अज्यूम कर लो कि आप लोग खुद बिजनेस ओनर हो, आपने किसी कस्टमर को गुड्स बेचा है, तो उसके पास से पैसा लेना होगा या पे करना पड़ेगा? तो आप बोलोगे सर उसके पास से पैसा लेना होगा। अगर उसके पास से पैसा लेना है देन इट इज नोन एज अ डेप्टर्स। क्लियर? मैंने आपको क्रेडिटर्स तो एक्सप्लेन कर दिया है कि जिस बंदे को पैसा पे करना होता है वो मेरे लिए क्रेडिटर्स होता है। तो इसका उल्टा, जिसके पास से मेरे को पैसा लेना होता है दैट इज कंसिडर एज अ माय डेप्टर्स। क्लियर? तो वापिस से रिपीट कर रहा हूं डेफिनेशन। व्हेन अ बिजनेसमैन सेल्स गुड्स ऑन द क्रेडिट टू हिज ओन कस्टमर्स, दोज कस्टमर्स आर कॉल्ड एज अ डेप्टर्स। अब उसके बाद दूसरा पढ़ते हैं। कस्टमर्स बिकम्स अ डेप्टर ऑफ दैट अमाउंट फॉर विच गुड्स इज सोल्ड ऑन द क्रेडिट। अब उसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल देखो, नीचे लिखा है एग्जाम्पल, गुड्स ऑफ ₹5,000 सोल्ड टू अमित ऑन अ क्रेडिट, मीन्स अज्यूम दैट यू आर अ बिजनेस ओनर। क्लियर? आप बिजनेस चला रहे हो और अमित आपका एक रेगुलर कस्टमर है। आपने अमित को 5,000 रुपये का गुड्स मीन्स सामान बेचा है, तो अब अमित के पास से कितना पैसा लेना होगा? तो आप बोलोगे सर 5,000 लेने। सो ये अमित नाम का मेरा डेप्टर तो है ही, बट कितने रुपीस का डेप्टर है? तो आप बोलोगे सर 5,000 का। अब ये 5,000 कहाँ से आया? क्योंकि आपने अमित को कितने रुपीस का गुड्स बेचा है, तो आप बोलोगे सर 5,000 का। तो इन शॉर्ट आप कस्टमर को जितने रुपीस का गुड्स बेचते हो उतने रुपीस का वो मेरा डेप्टर्स होता है। और दूसरा, डेप्टर्स आर ट्रीटेड एज अ करंट असेट्स। क्यों करंट असेट? क्योंकि जिस बंदे के पास से पैसा लेना होता है वो पैसा अपने को विथ इन 1 ईयर के अंदर मिल जाता है और मिल ही जाएगा। क्लियर? दैट्स व्हाई डेप्टर्स आर ट्रीटेड एज अ करंट असेट्स। वापिस से रिपीट कर रहा हूं, पहले वापिस से मैं कॉन्सेप्ट बोल देता हूं। जिस बंदे के पास से पैसा लेना होता है दैट इज माय डेप्टर्स। अब बोलोगे डेप्टर्स का अमाउंट क्या होगा? तो उसके पास से जो भी अमाउंट लेना है वो अमाउंट का वो डेप्टर्स बनेगा। क्लियर? तो वापिस से पूरी स्लाइड रिपीट कर रहा हूं। व्हेन अ बिजनेसमैन सेल्स गुड्स ऑन द क्रेडिट टू हिज ओन कस्टमर्स, दोज कस्टमर्स आर कॉल्ड एज अ डेप्टर्स। सेकेंड, कस्टमर becomes debtor of that amount for which goods is sold on the credit। एग्जाम्पल मैंने लिखा है वही आपको लिखना है। एग्जाम्पल, goods of ₹5,000 sold to Amit on a credit। Here amount of debtor will be 5,000 and debtors are treated as a current assets। Clear? Done? उसके बाद का उसके जैसा इंपॉर्टेंट वर्ड है बिल्स रिसीवेबल। अब ये क्या होता है? तो बिल्स रिसीवेबल मीन्स वन टाइप ऑफ चेक। इट इज नॉट प्रॉपरली चेक बट चेक जैसा होता है। क्लियर? तो पहले उसकी थियोरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैंने एक पिक रखा है उसमें एक्सप्लेन करता हूं मैं। बिल्स रिसीवेबल इज अ रिटन डॉक्यूमेंट वेयर देयर आर टू पार्टीज। मीन्स ये बिल रिसीवेबल है वो रिटन डॉक्यूमेंट है जस्ट लाइक अ चेक। चेक में भी क्या होता है? अपने को अमाउंट लिखना होता है, फिर वो डिजिट में लिखना होता है, आपकी साइन करनी पड़ती है और किसको पे करे वो अमाउंट मीन्स किसको पे करे उसका नेम लिखना पड़ता है। वैसे ही बिल्स रिसीवेबल इज ऑल्सो अ रिटर्न डॉक्यूमेंट। अब ये बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल का आपका एक पूरा चैप्टर है जो अपने को अकाउंट्स में पार्ट 2 में पढ़ना होगा। क्लियर? सो बिल्स रिसीवेबल इज अ रिटर्न डॉक्यूमेंट वेयर देयर आर टू पार्टीज। कौन सी दो पार्टी? तो बिल्स राइटर एंड बिल एक्सेप्टर। क्लियर? अब आप बोलोगे सर हु इज बिल राइटर एंड हु इज बिल एक्सेप्टर? तो बेटा एक चीज याद रखो, जिसको पैसा लेना है वो बिल राइटर होगा, जिसको पैसा पे करना है वो बिल एक्सेप्टर होगा। वापिस से, जिसको पैसा लेना है वो बिल लिखेगा तो इसके लिए उसका नाम हो जाएगा बिल राइटर। बिल एक्सेप्टर जिसको पैसा पे करना होगा। क्लियर? तो इसमें दो चीज याद रखनी है, रिटर्न डॉक्यूमेंट है और दो पार्टीज होती है। कौन सी दो पार्टी? एक तो बिल राइटर एंड बिल
एक्सेप्टर। अब उसके बाद लिखते हैं वेयर बिल राइटर एक्वायर्स राइट टू रिसीव सर्टेन अमाउंट एज प्री डिटरमाइंड डेट इन अ फ्यूचर। मीन्स ये बिल राइटर मीन्स जो बिल लिखता है उसको क्या होता है कि फ्यूचर के कोई एक पर्टिकुलर डेट पे अमाउंट रिसीव करने का राइट होता है। क्लियर। नेक्स्ट, बिल एक्सेप्टर एक्सेप्ट्स द रिटर्न रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे स्पेसिफाइड अमाउंट ऑन द मैच्योरिटी डेट। तो मीन्स क्या होता है कि जिस बंदे को पैसा पे करना होता है वो फ्यूचर की कोई एक पर्टिकुलर डेट पे स्पेसिफाइड डेट पे स्पेसिफाइड अमाउंट पे करेगा, और जो भी स्पेसिफाइड डेट होगी दैट इज कंसिडर एज अ मैच्योरिटी डेट। क्लियर। अब उसका देखो नीचे मैं एग्जांपल आपको पढ़ रहा हूँ। देखो इधर पहले बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा है, स्टैम्प लिखा है, फिर मुंबई इंडिया जनवरी 15 2019 लिखा है। अब क्या लिखा है ₹1,50,000। देखो लेफ्ट हैंड साइड आपको दिख रहा होगा ₹1,50,000। उसके नीचे एक वर्ड में लिखा है 3 months आफ्टर डेट पे मिस्टर आर और हिज ऑर्डर अ सम ऑफ ₹1,50,000 वैल्यू रिसीव्ड। मीन्स इधर देखो नीचे आपको एक लेफ्ट हैंड साइड पे 2 मिस्टर क्यू लिखा होगा है और राइट हैंड साइड SD मिस्टर पी लिखा है। मीन्स इधर मिस्टर पी किसको पे करेगा, मिस्टर क्यू को पे करेगा। क्लियर। और इन दोनों के बीच में जो मीडिएटर होगा वो क्या हो जाएगा, मिस्टर आर होगा। क्लियर। इसका मैं पूरा डिटेल आपको चैप्टर नंबर 4 में एक्सप्लेन करूंगा। इधर सिर्फ आपको डेफिनेशन याद रखनी है। बिल्स रिसीवेबल मीन्स वापिस से मैं रिपीट कर रहा हूँ, बिल्स रिसीवेबल इज अ रिटर्न डॉक्यूमेंट। उसमें दो पार्टी होती है, बिल राइटर एंड बिल एक्सेप्टर। अब बिल राइटर क्या होता है, तो एक्वायर राइट टू रिसीव अ सर्टेन अमाउंट एज प्री डिटरमाइंड डेट इन अ फ्यूचर, एंड बिल एक्सेप्टर accept the return responsibility to pay specified amount on the maturity date। और इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक है रिसीवेबल्स। क्लियर। मीन्स आप बिजनेस ओनर हो और आप कोई पर्सन या पर्सन के साथ कोई ट्रांजेक्शन परफॉर्म करते हो, और वो ट्रांजेक्शन परफॉर्म करने की वजह से अगर आपको पैसा रिसीव करना है तो जो भी अमाउंट रिसीव करना होगा दैट इज कंसीडर एज अ रिसीवेबल्स। अब उसकी डिफाइन पढ़ते हैं। एनी अमाउंट इज टू बी रिसीव्ड बाय बिजनेसमैन इन अ फ्यूचर फ्रॉम एनी पर्सन और अ पर्सन्स इज नोन एज अ रिसीवेबल। मीन्स आप बिजनेस कर रहे हो और आप एज वी नो के ट्रांजेक्शन परफॉर्म करने के लिए अपने को 2 पीपल तो चाहिए ही। क्लियर। तो जो भी 2 पर्सन के भी ट्रांजेक्शन हो रहा है उसमें से एक बंदा पैसा रिसीव करेगा और एक बंदा पैसा पे करेगा। क्लियर। एग्जांपल में देता हूं कि मिहिर परचेस द गुड्स ऑफ ₹5,000। क्लियर। तो इधर मिहिर पैसा पे करेगा, बट जो ओनर होगा वो क्या करेगा, मिहिर के पास से पैसा रिसीव कर रहा है। इधर मिहिर और बिजनेसमैन 2 पर्सन हो गए, सो ऑब्वियसली ट्रांजेक्शन तो परफॉर्म होने वाला है। और मैं ऐसा भी बोला था कि ये ट्रांजेक्शन परफॉर्म होने की वजह से एक बंदे को पैसा रिसीव करना होगा और दूसरे बंदे को पैसा पे करना होगा। तो इधर मिहिर है वो पैसा पे कर रहा है तो उसके लिए पेमेंट हो जाएगा, बल्कि जो ओनर है वो पैसा रिसीव करेगा, किसके पास से पैसा रिसीव करेगा, तो आप बोलोगे सर वो पैसा रिसीव करेगा मिहिर के पास से। सो फॉर द बिजनेसमैन द अमाउंट ऑफ 5,000 विल बी कंसिडर एज अ रिसीवेबल। क्लियर। उसके बाद डेप्टर्स एंड बिल्स रिसीवेबल आर इंक्लूडेड इन रिसीवेबल्स। क्यों? क्योंकि डेप्टर का मीनिंग भी क्या होता है, जिस बंदे के पास से पैसा लेना होता है। बिल्स रिसीवेबल रिटर्न डॉक्यूमेंट है, बट जिस बंदे के पास से पैसा लेना होता है उसको रिटर्न डॉक्यूमेंट पे देना पड़ता है, और रिसीवेबल का मीनिंग भी यही है। दैट्स वाई डेप्टर्स एंड बिल्स रिसीवेबल आर इंक्लूडेड इन रिसीवेबल्स। एग्जाम्पल, आउटस्टैंडिंग कमीशन। मीन्स आउटस्टैंडिंग का मीनिंग बाकी बोला था, लेना बाकी होगा। क्लियर। तो अगर आपको कोई कमीशन लेना बाकी है, कोई इंटरेस्ट लेना बाकी है, या कोई रेंट लेना बाकी है, सो ऑल ऑफ दिस कंसिडर एज अ रिसीवेबल्स। क्लियर। वापिस से रिपीट कर दे रहा हूं, एनी अमाउंट इज टू बी रिसीव्ड बाय बिजनेसमैन इन अ फ्यूचर फ्रॉम एनी पर्सन और अ पर्सन इज नोन एज अ रिसीवेबल। डेप्टर्स एंड बिल्स रिसीवेबल आर इंक्लूडेड इन रिसीवेबल्स। और उसके बाद आपको एग्जाम्पल लिखना है। क्लियर। डन। मीन्स आपकी ऑलमोस्ट डेफिनेशन कंप्लीट हो गई है। ओके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।
और दूसरी बात, होमवर्क में आपको ये हर एक डेफिनेशन 2 टाइम लिखनी है, 1 टाइम फेयरबुक में और 1 टाइम होमवर्क में। एज आई सेड, आपको ट्यूसडे को आपको नोटबुक बताने आना है, क्लियर, FB एज वेल एज होमवर्क बुक, क्लियर।